हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने समझे थे लाइबिलिटीज के बारे में। इस वीडियो में अपने समझने वाले एसेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सर एसेट मतलब क्या? एसेट मतलब देखो हिंदी में इसको बोलते हैं अपने संपत्ति बोलते हैं। सर एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब सर जिसके लिए आपने पैसा दिया हो, जिसको आप मनी में मेजर करके मतलब उसको खरीदने के लिए मेजरेबल अमाउंट ऑफ मनी आपने दिया हो। सनलाइट भी तो एक रिसोर्स हुआ। सर उसके लिए क्या अपने पैसा देते हैं? नहीं देते। इसका मतलब सनलाइट इज नॉट द एसेट। ओके, सो एसेट का पहला क्राइटेरिया दैट इज इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। नेक्स्टली इट हैज टू बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, मतलब मालिकाना हक चाहिए। वो सनलाइट के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर मेरा कोई मालिकाना हक नहीं है इसमें। ओके, इट हैज टू बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। ओके, जैसे ये फर्नीचर है, ये डेस्क है, ये रिंग लाइट है, ये फोन है, ये क्या? ये मेरा एसेट है, किसी और का एसेट नहीं है। ये क्या है? मेरा एसेट है। आई एम द ओनर ऑफ दिस। इट हैज टू बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। तब जाके आप उसको अपने बैलेंस शीट में लिख पाएंगे। ये रोड को हम अपने बैलेंस शीट में नहीं लिख पाएंगे। ओके, ये जो ब्रिज है इसको हम अपने बैलेंस शीट में नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज ओनरशिप नहीं है। एसेट्स दो इट इज एन एसेट, एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ओके, एसेट ऑफ द पब्लिक, बट इट इज नॉट एन एसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which are acquired for the future economic benefit, उससे आपको एक बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए आप उसको क्या करते हैं? एक एसेट मानते हैं, उसको एक आप संपत्ति मानते हैं। बस जैसे मैंने एक डेस्क बेंच खरीद के रखा हुआ है, क्यों खरीदा? ऐसे क्या खरीदा? नहीं, इसमें बच्चे बैठेंगे, इससे पढ़ेंगे और इससे मेरे को थोड़ा सा कमाई होने वाला है। मैंने ये लाइट, मैंने ये फ़ोन, मैंने ये माइक क्यों खरीदा हुआ है? सो दैट इससे हम कुछ वीडियो बनाएंगे और इससे मेरे को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर owned by the enterprise and which gives economic benefit in near फ्यूचर। ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत 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 ही जरूरी है एसेट के लिए। इट हैज टू बी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज एंड हैज टू गिव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तब जाके वो, यदि ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब जाके हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं, उसको एक संपत्ति बोल सकते हैं। ओके, यदि ये नहीं है तब उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। एक फनी सा एग्जाम्पल कभी कभी आपने फैमिली में सुना होगा। ओके, यू आर एसेट टू मी, मतलब एक बंदे को बोला जाता है। ओके, यू आर एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह के मेरा ऑर्गेनाइजेशन और बेनिफिट लाने वाला है। कभी कभी पापा लोग एक सॉर्ट ऑफ स्लैंग ही बोल सकते हैं यूज़ करते समय, यू आर अ लाइबिलिटी टू मी, मतलब आप मेरे साथ जुड़ने के कारण मेरे को और पैसा देना पड़ रहा है, बेनिफिट नहीं उल्टा देना पड़ रहा है। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझे ना सर। Assets can be classified broadly in two categories. One being non-current assets. So non-current asset मतलब सर वो सारे एसेट जिससे बेनिफिट जो मिलने वाले हैं ना वो एक साल से भी ज़्यादा समय तक मिलने वाले हैं। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर से बेनिफिट क्या मेरे को एक साल के अंदर ही मिलेगा, एक साल से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका जो बेनिफिट है ना मेरे को एक साल से भी ज़्यादा समय तक मिलने वाला है, मोटामोटी 5-10 साल तक तो मिल जाएगा। फ़ोन जैसे, इससे मेरे को 3-4 साल तक आराम से बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्डिंग पकड़ लो, बिल्डिंग का लाइफ मोटामोटी 40-50 साल तो रहता ही है। ओके, लैंड पकड़ लो, लैंड का भी लाइफ जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्लांट एंड मशीनरी पकड़ लो, ये लोग का भी ज़्यादा लाइफ रहता है। मोटर व्हीकल पकड़ लो, ये सारे जो एसेट्स हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाले फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ time, okay, that is more than 1 year in one way you can say, then those assets are classified as non-current assets. Okay, whereas आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है that is a current asset. current asset माने क्या सर? current asset मतलब वो सारे assets, okay, जिससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं ना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको यदि बेनिफिट मिल जाता है देन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज करेंट एसेट्स। सर जैसे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में देखो इन्वेंट्रीज। देखो आप इन्वेंट्रीज जो है ना उसका आपका इंटेंशन ये नहीं कि इसको हम 10 साल के बाद बेचेंगे, 2 साल के बाद बेचेंगे। यू वांट इट टू बी सोल्ड इट एज सुन एज पॉसिबल एंड वो कैश में कन्वर्ट हो जाए या उससे जो बेनिफिट मिलना है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, सो या तो आप कैश में कन्वर्ट कर लो या तो उसको आप एक बेनिफिट उठा लो, देन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ करेंट एसेट। ओके, तो इन्वेंट्रीज रहा एक एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट। आपने कुछ गुड्स बेच के रखा हुआ है तो आप उसको बोलते नहीं कि देखो 4 साल 5 साल के बाद पैसा देना है। यू वांट दैट मनी टू बी रिसीव्ड एज सुन एज पॉसिबल। यूजुअली आप 3 महीना 4 महीना का एक डेटर्स को पीरियड देते हैं कि यू पे मी द मनी विद इन दैट टाइम। सो उस
टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो जो बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं डेटर्स। ओके, देन दीज आर नोन एज करेंट एसेट्स। नाउ नेक्स्टली ओके, एक और एग्जांपल यदि दें तो मान लीजिए आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, लाइक आपने किसी को एडवांस सैलरी पे कर दिया है, या मैंने आपने किसी एक्सपेंसेस को पहले पे कर दिया है, तो आपने पेमेंट कर दिया है। ओके, बट देन उसका जो बेनिफिट है, प्रीपेड इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है आने वाले सालों में मिलने वाला है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। आपने किसी को जो एडवांस सैलरी जो दे के रखा वो आपके लिए अगला 2 महीना आपके लिए काम करेगा। ओके, या आपने कुछ मेहनत कर दिया, आपको बस पैसा मिलना बाकी है। सो दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड टू बी करेंट एसेट, जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या उससे आप बेनिफिट एक्वायर कर ले। So these are the two broader or main classification, that is a non-current asset and a current asset. Okay, एक और क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते, टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। ओके, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कैन touch and which you can see and which you can feel it. Okay, those assets are known as tangible assets. Okay, like ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ रहता है, ये क्लासिफिकेशन भी कभी कभी काम आता है इन द अकाउंटेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर हो, क्या हम इसको छू सकते हैं या छू सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, हाँ ये फील कर सकते हैं। तो दिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, दिस आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। whereas इंटेंजिबल एसेट्स का कुछ एग्जांपल दीजिए सर, जैसे कि गुडविल हुआ, बिजनेस ने कुछ गुडविल क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, ये क्या हो गया आप इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट, मान लीजिए बिजनेस ने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंसान ने कुछ पेटेंट करके रखा हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी, मतलब जिसके कारण कि आपको एक और वो चीज़ बना नहीं पाता है, तो 3, 4, 5 साल जो भी जितना साल के लिए भी उसको पेटेंट लिया गया ना, नो अदर पीपल विल बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इन दैट केस दैट इज ओन्ड बाय मी। सो वो पेटेंट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं। दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट, एक राइट है, एक अधिकार है मेरे लिए कि कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। आई विल ओनली बी गेटिंग द बेनिफिट। इन द सेम वे वहाँ पर कॉपीराइट भी होता है। ओके, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि वही सेम ही चीज़ है, जैसे कोई जैसे मान लीजिए डीके गोयल का बुक है, डीके गोयल का बुक में आप सी लिखा हुआ आपको मिलेगा, मतलब कॉपीराइट। आप डीके गोयल का बुक को हुबहू कहीं पर छाप के ओ ये मेरा बुक है बोल के हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, ऐसा करने से केस हो जाएगा। ओके, बिकॉज they are paying a little bit of money to the institution and they have taken that copyright claim. Nobody can exactly copy that. Okay, DK Goyal और TS Grewal का बुक देखिए, सिलेबस सेम ही रहेगा, लेकिन आपका लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बिकॉज देयर इज अ कॉपीराइट इश्यूज आर देयर। ओके, सॉफ्टवेयर्स पकड़ लीजिए, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, एंड दिस इंटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो डू गिव बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एसेट का मेन उद्देश्य होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे पाए। यदि नहीं दे पाते दैट इज नॉट एन एसेट। ओके, सो अपने समझे एसेट के बारे में, अपने समझे क्लासिफिकेशन, दैट इज अ नॉन करेंट एंड करेंट एसेट। अपने एक और क्लासिफिकेशन समझे, दैट इज अ टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। वैसे 1-2 तो और एसेट होते हैं, लेकिन जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे एकदम प्रॉपरली अच्छे एग्जांपल्स के साथ। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो एंड आपको कुछ समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।